नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जनरल डिस्कशन के यूट्यूब पोर्टल पर, जहां पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके बीच में क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ हैं, उसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली मेरा जो कमिटमेंट था वो बहुत पहले ही था, लेकिन समय के अभाव में मैं उसको नहीं कर पाया था। तो आज जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके जो अभी मेरे पास कुछ पर्टिकुलर टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर जो ऑलरेडी मेरा कमिटमेंट है तो उस पर कुछ ना कुछ किया जाए। और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज गांधीज्म और मार्क्सिज्म के कुछ सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बीच में कुछ विवाद रहे हैं, उनके डिस्कशन को लेकर के, तो उसको इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने जनरल डिस्कशन यूपीएससी के परिवार की तरफ से। और आप सभी का बहुत सारा आभार। जो जो भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं उसमें आप लोगों के लाइक कमेंट वगैरह आते हैं, इस मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट होता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और एक अच्छे से अच्छा वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूं। तो आज का जो हमारा पर्टिकुलर जो डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा भी यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने आप लोगों के समक्ष 15 अगस्त के सेलिब्रेशन को लेकर के आपको सुबह बताने का यहाँ पर मैंने प्रयास किया है। तो अभी के समय में जैसे आपने देखा होगा कि आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अभी के समय में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेज है हमारे पास कि इस इंडिपेंडेंस को मद्देनज़र रखते हुए भी कुछ चैलेंज है जिसको हम लोगों को कंसिडर करना होगा और उस पर काम करना होगा, तब जा कर के हम एक जो रियल इंडिपेंडेंस है उसका वास्तविक मतलब हम लोगों को समझ में आएगा। तो और यहाँ से हमारा जो टॉपिक होगा ये स्टार्ट होगा। मैंने इसको 7 भागों में बांटने का प्रयास किया और 7 टॉपिक में हम दोनों मार्क्सिज्म और गांधीज्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँगा कि अभी जो इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे 15 अगस्त, जो अभी आज की बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस 15 अगस्त से पहले या अभी करंट इश्यूज़ में बहुत ऐसे कुछ ऐसे आपदा चल रहा है जिसको हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है। और उस आपदा की वजह से आज हमारे सराउंडिंग में कितने बड़े इफ़ेक्ट पड़ा है और उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना है। अभी के समय में देखिए, जब कोविड आया 2019 के एंड में, और कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए हमारी सतर्कता और पंक्चुअलिटी का अगर जो लैकिंग था, उसके वजह से कहीं ना कहीं हम लोग आज उसका एक कह सकते हैं कि उस समस्या से घिरते हुए जा रहे हैं। तो उसमें अभी के समय में आप देख सकते हैं कि एजुकेशन की क्या कहानी डेवलप हो गई है। कोविड है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है, तो जिससे हो रहा है कि एजुकेशन हमारा जो हो रहा है कम होते जा रहा है, क्वालिटी उसमें कमी होती जा रही है। हाल ही के न्यूज़ में आप लोगों ने ये स्पष्ट किया होगा, देखा भी होगा कि कुछ स्टेट में, इवन मैं नाम भी ले रहा हूँ, कर्नाटक में रिजल्ट आए, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट आए जिसका मतलब कुछ मतलब ही नहीं बन रहा था, उसका कुछ दृष्टिकोण ही पर्टिकुलरली देखने को नहीं मिल रहा था। तो एक बैंक के तौर पर भी, कुछ पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी, एक बैंक के दृष्टिकोण में भी दिखाने का प्रयास किया गया कि इतने सारे जो रिजल्ट आए, केवल उसमें केवल एक ही लड़का फेल हुआ। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे कि मेरा दृष्टिकोण क्या है, और आप समझ पा रहे होंगे कोविड के जो फर्स्ट सेकेंड जो भी उसका जो लहर आया था, उसमें आप हम लोगों ने देखा कि क्या सिचुएशन हो गया था हमारे कंट्री का, कितने लोगों का डेथ हुआ। उसका मुआवजा अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाया है। वो लोग, अभी कितने ऐसे लोग हैं जो उनकी तो डेथ तो हो चुकी है, लेकिन उनका सर्टिफाइड तौर पे गवर्नमेंट के लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो वो लोग कोविड के ही शिकार हो चुके हैं। तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज है। और अभी के देखिए जाए, अगर वेस्टर्न कंट्री में देखा जाए, अमेरिका का कंडीशन देख लिया जाए या ऑस्ट्रेलिया का कंडीशन ऑफ इन प्रेजेंट,
स्थिति में अगर देखने का प्रयास किया जाए तो वहाँ भी अभी फिर से जो वेव जो है, एक नई वेव वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी चाहिए क्या कि थोड़ा सा अपने आप में एहतियात बरतें, और चैलेंजिंग जो है उस चैलेंज को हम लोगों को सोचना है कि उस चैलेंज जो है कि वो जिस तरह पहले जो जो सेकेंड वेव में हमारे पास आया, जिस प्रकार की सिचुएशन, वो आने वाले कमिंग टाइम में किसी प्रकार का एक बड़ा डिलेमा के तौर पर हमारे सामने प्रेजेंट ना हो। अगर प्रेजेंट होने का मतलब है कि एक एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में हम लोगों को देखने को मिल सकता है ये सारी सिचुएशन जितने भी होंगे। एग्रीकल्चर का आपने देख रखा है ऑलरेडी कि अभी के समय में कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वन सीजनल होते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि वन सीजन में ही जो क्रॉप हो रहा है वो ग्रो हो रहा है, अदर सीजन में फ्लड आ जा रहा है, या अगर उस समय गर्मी का वातावरण इतना ज़्यादा डेवलप हो जा रहा है कि वहाँ पर क्रॉपिंग जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज अपने स्थिति में चेंज बाय चेंज करते जा रहा है, और इतने भी जितने भी COP का जो मीटिंग होने वाला था 25, तो वो भी डिले होते जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है। जब कोविड का समय चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर डिले होना स्वाभाविक है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ उसका इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर, हमारे जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ है उस पर कहीं ना कहीं असर करेगा। जब कोविड है हमारे सामने तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके बारे में भी सोचना है। और ये तभी हो सकता है जब हम एहतियात बरतेंगे। आगे देखा जाए तो माइग्रेशन भी अपनी कंडीशन शो अप करना शुरू कर दिया है। आप जाइएगा नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में भी देखते हैं कि जो म्यांमार में जो वहाँ पर एक तख्ता पलट हुआ, तो उस तख्ता पलट के वजह से भी वहाँ पर लोग, वहाँ के जो निवासी लोग हैं, वहाँ का जो आपदा को देखते हुए वो भारत की तरफ माइग्रेट होना शुरू कर दिए हैं। तो ये भी एक प्रकार का भारत के लिए एक चैलेंजेज है कि इसको देखना है, समझना है, और इसको कुछ ना कुछ उसका एक सॉल्यूशन निकालना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा ही होगा लॉकडाउन के पीरियड में, कि जितने भी मेल फीमेल जो लोग थे, मेल जो लोग थे घर पे रहते थे, जब घर पे रहते थे एक लॉन्ग टाइम में, तो फीमेल के प्रति उनके एक कह सकते हैं कि एक वेल रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं, MSME सेक्टर, तो इसमें जब अगर मानते हैं कि कोविड का अगर आपदा आया यहाँ पे, तो इन लोगों का भी कहीं ना कहीं से एक प्रकार का इफेक्ट पड़ा है। और गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी स्कीम लाई जा रही है, तो वो जितनी स्कीम है वो भी वो फुलफिल इनको नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ठीक है, गवर्नमेंट अगर मानते हैं कि MSME सेक्टर के लिए अगर कुछ कर रही है, कुछ फंडिंग भी कर रही है, तो क्या उनका जो प्रोडक्ट होगा अगर सेल होगा तभी जा करके कुछ ना कुछ पॉसिबल है। क्योंकि मार्केट में, क्योंकि जीरो लेवल से अपर लेवल तक अगर ग्रोथ होना चाहिए, अगर जब ग्रोथ होगा तभी जाकर हमारा मार्केट जो होगा डेवलप होगा। अभी के समय में आप देखिएगा जैसे डिजास्टर, फ्लडिंग सिस्टम इतना ज़्यादा आ रहा है। आप देखिए कभी आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, कभी साउथ इंडिया में, कभी जितना भी कोस्ट जोन है वहाँ पर बाढ़, सुनामी वगैरह देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो भी एक प्रकार का हमारे समक्ष एक चैलेंजिंग है, और इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना होगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए जब भी सुनामी वगैरह आते हैं तो वहाँ का जो तटवर्तीय क्षेत्र होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर इंडस्ट्रीज होते हैं तो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाते हैं, एग्रीकल्चर होता है तो वो तहस नहस हो जाता है। अब जैसे आप टाइफून की ही बात करें जो कोलकाता में आया था, आप वहाँ का अगर सिचुएशन देखा जाए वहाँ का, तो कितने जो लोग थे वहाँ का आवास ही उजड़ गया। जो अपना जो भी उनके जो लॉन्ग टर्म रहने का जो अपना एक बेस बना कर रखा था उन्होंने, वो सारा का सारा कोलेप्स कर गया पल भर में। तो भी एक प्रकार का डिजास्टर है। और इस पर गवर्नमेंट के साथ साथ जितने भी यूथ हैं उनको इस पर सोचना चाहिए। इन्फ्लेशन अभी क्या कारण है? आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ में महंगाई बढ़ रहा है। ये भी एक प्रकार का गवर्नमेंट के लिए एक सेटबैक है, चैलेंजेस है, और इस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या कारण है कि अभी जहाँ अदर कंट्री में 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपया
₹70 पेट्रोल डीजल की कीमत है। क्या कारण है कि भारत में 100+ हो जा रहे हैं? जबकि आप देखिएगा जीएसटी कलेक्शन को लेकर के, तो लास्ट के अगर मेरे ख्याल से 4-5 महीने का अगर पिछले का अगर आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें तो जीएसटी कलेक्शन कम नहीं आया है। मान के चलिए 1 लाख करोड़ के ऊपर ही आया है। आप हो सकता है किसी मंथ में थोड़ा सा कम हो, लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ के क्रॉस कर चुका है एवरीथिंग। तो एक प्रकार का मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब है कि हम कुछ चैलेंजेज हैं जो हमारे सराउंडिंग में चल रहा है, तो उसको पहले हमें कोशिश करना है कि उसको ओवरकम किया जाए। अगर एक होता है कि हैप्पीनेस देश के जो होता है अंतिम वर्ग तक अगर पहुंच पाता है, तब हम इंडिपेंडेंस का वास्तविक मतलब को हम लोग सेलिब्रेट करें तो बेहतर हो पाएगा। जितने भी अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब डेवलप हो रहा था, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, वाट एवर एनी लीडर्स, सबका अगर देखा जाए मोटो तो सब कल्याण की बात करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलरली एक वर्ग का अगर डेवलप हो रहा है तो उस वर्ग के डेवलप से हमारा सारा जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि यही है। अगर एक जैसे आप लोगों ने 2002-3-4 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो उन्हीं के समय में मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट आया था, सब पढ़े सब बढ़े। मतलब है कि आप सबकी पढ़ाई और सब पढ़े सब बढ़े का मतलब आप समझ रहे हैं। तो उसी तरह अगर मानते हैं कि अगर कल्याण हो रहा है तो सबके लिए कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी एक पार्ट के लिए अगर कल्याण हो रहा है, किसी वर्ग तक पहुंच नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से उस कल्याण का कोई मतलब नहीं बनता है। तो होपली आप मेरे बातों को समझ पाए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक और मैं यहाँ पर एक बात बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कभी भी जो होते हैं हम लोगों में, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, तभी जाकर के ग्रोथ हो पाती है, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, तभी जाके पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ उसके प्रति हम कुछ कर पाए। लेकिन होता क्या है इन जनरल कि अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो उसका भी कुछ ना कुछ एक कॉज होता है जिससे हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। क्यों? जैसे मैं कुछ कोट करने का प्रयास करूंगा। हम क्यों फिलोसफर थिंकर्स को पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने ग्राउंड स्तर पर समझने का प्रयास किया है कि रियल में समस्या क्या है लोगों की, क्यों हम एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते हैं, क्यों हम अपने आप को सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो उसी दृष्टिकोण में अगर मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री में आपको ले जाने का प्रयास करूं, तो वहाँ पर जब उस समय भक्ति आंदोलन हुआ था शंकराचार्य वगैरह के समय में, और मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं उस समय भी भक्ति आंदोलन था। उसमें हम जैसे शंकराचार्य, और मैं अगर एक पल के लिए स्वामी विवेकानंद को कोट करूं तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा, और मैं यहाँ पर उस चीज़ को आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर मानते हैं कुछ पल के लिए अगर चलिए हम मानते हैं कि इसको बोलते हैं गॉड, और ये हमारा है सूल। अब जितने भी आप देखिएगा, जितने भी अगर एक इस गॉड, और जैसे मैं कहूँ ब्रह्म और आत्मा, तो ब्रह्म का आशय गॉड से है
और आत्मा का अर्थ सूझ है। तो अगर मैं शंकराचार्य की अगर बात करूं तो शंकराचार्य बोलते हैं कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो आप अपने आप को किसी एक मानते हैं कि ये वाला आपका क्षेत्र हो गया जिसको आप फॉरेस्ट बोलते हैं, तो इस फॉरेस्ट में आप चले जाइए और फॉरेस्ट में जा कर के आप अपने आप को सेटल कर लीजिए। आपको पूरी इस देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है और एक निराकार तौर पर गॉड के प्रति प्रे कीजिए और उस प्रे की भावना के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलाप होगा। और आत्मा परमात्मा का जो मिलाप होगा उससे क्या होगा, इंसान को मोक्ष मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर मेडिवल हिस्ट्री का अगर भक्ति आंदोलन की अगर बात करें तो वहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आता है। लेकिन यही चीज़ें अगर मैं कहूँ अभी अगर प्रेजेंट टाइम के लिए अगर बात करें, अगर स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें, अगर स्वामी विवेकानंद की अगर मैं बात करूँ तो स्वामी विवेकानंद जैसे मानते हैं कि एक जिसको आप यहाँ पर गॉड कह रहे हैं, यहाँ पर आपका सूल है, तो यहाँ पर अगर मानते हैं कि सूल है तो यहाँ पर बोलते हैं कि ये तो हमारा आत्मा है। इस गॉड जो है जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, इसको ये जितने भी जैसे मानते हैं कि जितने भी पुअर हैं, जिनका कोई केयर करने वाला नहीं है, जितने भी अनकेयरेबल लोग हैं, जितने भी जिनका आवासहीन लोग हैं, जितने भी बूढ़े हैं जिनको उनका कोई केयर करने वाला नहीं है, तो उनको ये गॉड के रूप में देखते हैं। और ये बोलते हैं कि इनका सेवा करना और इनका जुड़ाव आत्मा के साथ होना ही अगर देखा जाए तो यही मोक्ष है और यही ज्ञान है। अगर इस दृष्टिकोण को आप फॉलो अप करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे अगर मानते हैं कि एक गरीब है, एक ओल्ड पर्सन है या अदर एनीथिंग है, जो कोई बीमार है, इल है, कोई मानते हैं कि अगर इस सब में नंबर ऑफ लोग हैं, ठीक है, मजदूर है, तो इनमें सब में ईश्वर का वास है। अगर मानिए आप किसी को उसके आत्मा के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका जो है सूल है और उस व्यक्ति का जो क्या बोलते हैं उसके अंदर जो विद्यमान ब्रह्म है, उन दोनों के बीच में हस्तक्षेप होगा। और जब हस्तक्षेप होगा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो जो स्वामी विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद का कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर में ब्रह्म छिपा है और आपके अंदर जो आत्मा है, और इन दोनों का अगर इंटरकनेक्शन जो है, यही है आत्मा और परमात्मा का एक प्रॉपर बैलेंस, और इसी से इंसान की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक प्रकार का अगर देखा जाए, अगर जो भक्ति आंदोलन अगर मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ है तो एक प्रकार का लोगों का जुड़ाव बनाता है। अगर मानते अगर हम अभी के समय में ये सोच लें, अभी के प्रेजेंटली टाइम अगर हम ये सोच लेते हैं कि अगर गॉड जो है वह प्रत्येक लोगों में विद्यमान रहते हैं, तो क्या हम किसी को हर्ट पहुंचाने का प्रयास करेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अगर जब हम हर्ट नहीं पहुंचाएंगे तो इसका एक रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, और इसमें भाईचारा और इस प्रकार का जो अभी के समय में जो बैड कंडीशन जो चल रहा है वो चीज़ें नहीं चल पाएगी। तो एक प्रकार का ये मेरा छोटा सा ओपिनियन था जो मैंने मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पर बात करेंगे अब हमारा जो रियल टॉपिक है उस पर यहाँ पर बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर रियल में सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म।
तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। पहला जो मैंने 5-6 पार्टों में इसको बांटने का प्रयास किया है। तो पहला है कि जैसे गांधी और मार्क्सिज्म। गांधी हैं, ये भी एक फिलोसफर हैं, और मार्क्सिज्म जो है, जिसको कार्ल मार्क्स के नाम से जानते हैं, ये भी जो है ये एक ग्रेट फिलोसफर है, और ये अपोज करता है कैपिटलिज्म का। थोड़ा सा मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 2-3 जो डिफिनीशन है उसको मैं आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करूँगा। एक होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि पूंजीवाद, और पूंजीवाद का मतलब होता है कि किसी विशेष वर्ग द्वारा कोई है जो पार्टिकुलरली सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना ग्रोथ करता है, और वह उसमें जितने भी लोग होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, तो वह एक कैपिटलिज्म के सीरीज में आता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे मानते हैं कि अगर कोई एक बड़ा उद्योगपति है, जैसे टाटा अगर ब्रांड को ले लेते हैं, तो टाटा क्या है, एक उद्योग अपना डेवलप करते जा रहा है। उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, उसका मतलब है कि आपको एक पर डे के हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना दे करके वो अपना ग्रोथ करता है, आपके ग्रोथ से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो होता है, ये चीज़ है कैपिटलिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाता है। उसके बाद होता है कि सोशलिज्म। सोशलिज्म होता है कि हमारे जो भी समाज है, उस समाज में जो भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। जैसे मानते हैं कि अगर एक बस है हमारे पास, तो बस है, तो बस में जितना ट्रेवलिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, तो उस ट्रेवलिंग में उस बस का जितना इनकम होगा तो उस सारे लोगों में इक्वल डिवाइड होगा। अगर कोई हम कंपनी चलाते हैं, तो कंपनी का अगर मानते हैं कि पर डे के हिसाब से आपका सैलरी नहीं होना चाहिए, आपका हिसाब ये होना चाहिए कि अगर मानते हैं कि अगर 1 मंथ में जितना अगर ग्रोथ हो रहा है, तो चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कोई बड़ा पोस्ट पर हो, क्या छोटा पोस्ट पर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको बोलते हैं समाजवाद। लेकिन समाजवाद का ही एक अवधारणा है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप एक सहमति से चलें, नॉन वायलेंस का अगर सहारा लें, तो ये समाजवाद जो आता है वो आता है आपका गांधीज्म। जबकि वहीं मार्क्सिज्म ये कहता है कि किसी भी समाज में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं शासक और एक होते हैं शोषित। शासक जो होते हैं वो अपना अपना वर्ग, वो अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे होते हैं, और एक शोषित होता है जिसको बोलते हैं मजदूर वर्ग, जिसको सरवरा वर्ग के नाम से भी उन्होंने संबोधित करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने ये कहने का प्रयास किया मार्क्स ने, जिसको अगर मार्क्स ने, देखिए मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो भी फिलोसफर होते हैं, जो भी अपना विचार देते हैं, तो विचार तो सब कोई देता है, और उस विचार को अगर सब लोग फॉलो अप करने लगे और वह विचार जब प्रिंसिपल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं विचारधारा, जिसको आप थिंकर के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। तो अगर वही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ अगर समझने का प्रयास किया जाए, तो मार्क्सिज्म का जो विचारधारा है, तो इस स्थिति में यह बताने का प्रयास करता है कि कोई भी वर्ग में अगर एक शासक और एक शोषित होता है, तो जो शासक है तो वह सिर्फ शासन करेगा और शोषित उससे शोषित होते रहेंगे। तो इस चीज को इक्वल करने के लिए जो शोषित वर्ग हैं उनको वायलेंस करना होता है, और वायलेंस के माध्यम से जो इक्वलिटी लाया जाता है, उसको जो समाजवाद जो है वह कम्युनिज्म का रूप ले लेता है। अगर मानते हैं कि डेमोक्रेसी के दृष्टिकोण से आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी, तो अगर इसको अगर देखा जाए तो ये सोशलिज्म होता है। लेकिन अगर वायलेंस की हेल्प से अगर आप वहाँ पर अगर वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम्युनिज्म की बात नहीं करता है, वो उतना ही बात करता है जितना आपकी नीड है। अगर आपको अगर जितना नीड है उतना ही देता है, बाकी अपना पर्टिकुलरली जो भी उसका अपना पर्टिकुलरली जो एम होता है, ग्रोथ होता है, उस पर बात करता है। तो ये होता है।
तो पहला जो है जो आइडियल स्टेट के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए मार्क्सिज्म और गांधीज्म को, तो अगर देखा जाए, जैसे मानते हैं कि जैसे महात्मा गांधी को अगर ले लिया जाए और कार्ल मार्क्स को अगर ले लिया जाए, एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, दोनों मानते हैं अपने समय में, कार्ल मार्क्स हो या महात्मा गांधी हो, दोनों मानते हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि एक स्टेट जो होगा एक आइडियल हो जाएगा। दैट मीन्स कि आने वाले समय में जो हमारा सरबरा वर्ग जो होगा उन्हीं के एक शासन होगा, और कोई अगर मेरे ख्याल से मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करने का प्रयास करूं, तो जो मार्क्स और जो गांधी हैं वो कहते हैं एक ऐसा समय आएगा जब आइडियल स्टेट होगा, कोई यहाँ पर शासन नहीं करेगा, इसमें आने में समय लगेगा। लेकिन फर्क ये है कि अगर गांधी ये कहते हैं कि ये चीज़ें नॉन वायलेंस के दृष्टिकोण से धीरे 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 अपना रूप लेते हुए चला जाएगा और वहाँ पर एक आइडियल स्टेट का रूप ले लेगा। लेकिन मार्क्स ये कहता है कि नहीं, आपको यहाँ पर चाहिए कि आपको उस स्टेट में जाने के लिए आपको चाहिए कि वहाँ पर आपको वायलेंस का रूप लेना पड़ेगा। जब आप वायलेंस का अगर रूप लेंगे तब जाके एक सिचुएशन होगा, जो भी आप जो एक शासक वर्ग है, आप उस शासक वर्ग को जब आप कोलैप्स करेंगे तो दोनों सिस्टम प्रॉपर बैलेंस होगा। जब प्रॉपर बैलेंस होगा तो कोई किसी का एक शासक नहीं होगा, कोई किसी को। मार्क्स ये भी कहता है कि अभी के प्रेजेंट समय में कि जो भी गवर्नमेंट है और जो हम पीपल हैं, तो जितने भी फंडिंग दिया जाता है, जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं, जितनी मुआवजाएं दी जाती है, जितनी स्कीम लाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जाता है। मार्क्स ये भी कहता है कि अभी के समय में आखिर कोई एक बड़ा इंडस्ट्री है, तो अगर बड़ा इंडस्ट्री है, एक पल के लिए मानते हैं, तो कोई अगर उसको साइन करता है तो उसका सैलरी लाखों में होती है, जबकि एक मजदूर वर्ग सुबह से 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक काम करता है, उसकी सैलरी लगभग 2-3 अंकों में ही रुकी रहती। उसका क्या कारण है? तो इस दृष्टिकोण से दोनों में अगर देखा जाए, गांधीज्म और मार्क्सिज्म में, जो वहीं गांधी कहते हैं कि एक अगर आइडियल स्टेट, वहीं अगर कैपिटलिज्म के अगर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, वहीं गांधी का अगर मैं बात करूं, तो गांधी कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म जो डेवलप होता है, जितने लोग हैं उनमें एक अगर मानते हैं अगर वो इनकम करते हैं तो वो अपने उस टोटल ग्रोथ का, उस जितने पर्टिकुलर उनकी अर्निंग होती है उसका जो प्रतिशत होता है वह जनता, गरीब, जो शोषित वर्ग हैं, जो आपका बीमार हैं, बूढ़े हैं, जिनका केयरिंग नहीं है, अनाथालय में जो लोग रह रहे हैं, उन पर अपना कुछ ग्रोथ का एक भाग, चाहे कुछ भाग जितना भी हो सके उसके लिए, उसका अपने प्रॉफिट का वो कुछ हिस्सा देंगे, जिससे समाज का विकास होगा। तो आइडियल स्टेट की बात मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को जैसे मैंने बताया वही चीज़ें। कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि गांधी जो है ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो सपोर्टिव है। जैसे CSR का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जितने भी कंपनी का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर 1 साल का आपका इतना टर्नओवर होगा तो उसका जो 3 साल का जो मानते हैं कि एक एवरेज जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ परसेंट जो होगा लोगों को कल्याण में खर्च करना है। एक गांधी का कॉन्सेप्ट था, जो पहले जो बोलते थे उसको अभी प्रेजेंट समय में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन मार्क्स कहता है ऐसा नहीं है। मार्क्स ये कहता है कि जितने भी
कैपिटल समूह के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात करेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी का एमडी का सैलरी आप देखते हैं कि आपका 50% 60% ग्रोथ कर पाता है? क्या एक आम पब्लिक का जो उसमें एज ए एम्प्लॉय है, एज ए लेबर है, क्या उसका ग्रोथ उतना हो पाता है? बेशक नहीं हो पाता है। और इसके दृष्टिकोण से फिर कार्ल मार्क्स एक चीज़ कहता है कि नहीं, मैं कैपिटलिज्म के सपोर्टिव नहीं हूँ, और ये कोशिश करता है कि जो भी शोषित वर्ग है वह उसके प्रति वायलेंस रूप ले, और वायलेंस रूप लेकर के उस सिस्टम को कोलैप्स करे और एक कम्युनिस्ट बेस सोशलिज्म को लाने का प्रयास करे। देखिए, तीसरा जो होता है, आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं डिस्कशन में हुआ होगा, एस्पेटलिज्म्स का होता है कि अध्यात्मवाद, और मटेरियलिस्टिक में होता है भौतिकवाद। तो दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। जहाँ महात्मा गांधी जो हैं वह प्रोपरली सपोर्ट करते हैं आपका एस्पेटलिज्म के, और वो अध्यात्म को मानते हैं, वो गॉड को मानते हैं, वो भौतिकवादी सुख की तरफ नहीं जाना चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार का जो भी प्रेजेंटली जो भी आज भौतिक प्रकार के जो भी प्रॉफिट होते हैं, सुख होते हैं, उसकी तरफ वो जाना नहीं चाहते हैं। उनका जो है वो गॉड से लगाव है, और गॉड को एक पावर के रूप में देखते हैं। और उस गॉड को, जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद से रिलेट करके इनिशियल स्टेज में आपको बताने का प्रयास किया, तो वहाँ पर दोनों का अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मार्क्स जो है, मार्क्स ये बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स जो बोलता है वह रिलीजन को एज ए अफीम मानता है, क्योंकि यह एक जो भी अगर देखा जाए जितने भी अपर लेवल लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो लोग अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए, अगर एक प्रकार से अगर कहा जाए तो जितने भी जो भी वर्कर हैं उनको उनका ध्यान अपना ग्रोथ से हटाने के लिए जो होता है वो धर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन रियल में इसका अगर देखा जाए मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वास्तविक मतलब यही बनता है। वो नहीं चाहता है कि वह किसी प्रकार का वो अध्यात्म में कोई लोग यकीन करें। वह यही बोलता है कि जो भी भौतिकवाद सुख है वही रियल सुख है, क्योंकि जब आपका भौतिक दृष्टिकोण अगर बेहतर है तो आप अपना सर्वाइवल लाइफ जो है वहीं जी पाइएगा। मार्क्स ये भी कहता है, कंपेयर करता है पीछे के समय से। अगर मानते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास इकोनॉमिकल जितने भी इम्पोर्टेंस जो भी फैक्टर हैं जिससे आपके पास अर्निंग हो जाती है, अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप अध्यात्म आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर सोचिए आपके पास कुछ ऐसे इकोनॉमिकल ग्रोथ आपके पास है ही नहीं, तो एक पल के लिए सोचिए क्या किसी प्रकार का अध्यात्म क्या आपको अच्छा लगेगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो ये भी मेरे ख्याल से आपने भौतिकवाद और जो भी अध्यात्मवाद का जो कंसेप्ट था दोनों के बीच में मार्क्स और गांधीज्म का आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, फोर्थ हमारा क्या होगा, इंड एंड मीन्स। इनका कहना है फाइनली, जैसे मैंने इनिशियल स्टेज में कहा कि एक मीन्स होता है कि शासक और शोषित का एक मतलब अगर निकाला जाए, मार्क्स ये निकालता है कि जो शासक हैं आपके, उनका एंड होना चाहिए। मार्क्स बोलता है कि उनका एंड होना चाहिए, और जब तक उनका एंड नहीं होगा तब तक आप जो नीचे श्रेणी वाले जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन महात्मा गांधी
इसके अगेंस्ट जाते हैं और इस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कुछ पल के लिए, हम मानते हैं, लेकिन जो इसका जो रास्ता होना चाहिए वो वायलेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्क्स ये कहता है कि जो एंडिंग होना चाहिए, जो मीन्स का जो एंडिंग होना चाहिए, वो एंडिंग होना चाहिए किस दृष्टिकोण से, तो भी वायलेंस होना चाहिए। और वही होता है आपका कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। अगर आपको थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल दूं, चाइना का जो कुछ समय पहले अगर आपको याद हो, जहाँ डेमोक्रेसी की मांग हो रही थी, आपने सुना होगा कि बड़े बड़े क्रेन लोगों के ऊपर रातों रात चला दिए गए और डेमोक्रेसी की जो मांग थी वो खत्म हो गई। तो अगर देखा जाए तो वो भी एक प्रकार का मतलब कम्युनिस्ट ऑलरेडी तो है ही चाइना, लेकिन अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म जो है को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण के तौर पर जो भी वहाँ का जो सिस्टम चलता है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। क्लास वार जो भी वर्ग संघर्ष जो होता है, तो वर्ग संघर्ष होता है, ये बोलता है कि वर्ग संघर्ष पॉसिबल है। मार्क्स बोलता है कि जो अपर है या चाहे लोअर है, दोनों में जब वर्ग संघर्ष वायलेंट रूप से होगा तभी इसका एक वास्तविक समानता डेवलप होगी। जबकि अगर गांधीज्म के दृष्टिकोण से अगर जाते हैं तो गांधीज्म ये कहते हैं कि नहीं, जो भी क्लास वार जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन यहाँ पर अगर वर्ग सिस्टम अगर देखा जाए, वर्ग सिस्टम को जैसे आपने अगर कहीं होगा ब्राह्मण क्षत्रिय का जो एक शेड्यूल बना होता है, वैश्य और शूद्र, गांधी ये कहते हैं कि जैसे अगर क्षत्रिय है तो अगर क्षत्रिय का काम जो होता है वो क्षत्रिय होना चाहिए। एक ब्राह्मण है उसका जो जनरेशन होना चाहिए वो ब्राह्मण में होना चाहिए, वो जन्म के आधार पर होना चाहिए। गांधी कहते हैं क्योंकि उसमें इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति जनरेट नहीं होगी, नया स्किल लाने की जरूरत नहीं होगा। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है और उसको कॉपी करता है और उस सेक्टर में बेस्ट बन जाता है। लेकिन मार्क्स ऐसा नहीं करता है। मार्क्स के कहिए और इस पार्टिकुलरली टॉपिक को अगर देखा जाए तो उस समय क्या होता है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी यहाँ पर गांधी का अपोज करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अगर दोनों का मतलब आप एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करने का प्रयास करें। फिर एक दृष्टिकोण ये भी डेवलप होता है कि क्या जब अगर मानते हैं कि वर्ग संघर्ष होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर आउटपुट अगर ये होगा मार्क्सिज्म के दृष्टिकोण से कि इक्वलिटी आएगी। अगर मानते हैं कि अगर जो हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो हमारा मजदूर वर्ग है, वो अगर मानते कि वायलेंट करेगा जितने भी बड़े पूंजीपति है और उसको अपने आप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा और उसका कोई एक रेगुलेटर नहीं होगा, तब सिस्टम जो होगा वो प्रॉपर बैलेंस होगा। लेकिन गांधी इस बात का सपोर्ट करते हैं कि हाँ आइडियल स्टेट होगा, लेकिन इस वे से नहीं जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये भी बात समझ में आई होगी कि क्लास वार क्या है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जितने भी अगर मानते हैं कि अगर पूंजीवाद अगर डेवलप होता है, तो पूंजीवाद डेवलप होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया जो होगी वो डेवलप होगी। और जब डेवलप होगी उसमें तो ओवरऑल ग्रोथ होगा। अगर मानते हैं कि अगर अभी के समय में अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री जब आएंगे, और जब बड़े बड़े इंडस्ट्री आएंगे तो उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों का ज़्यादा ग्रोथ होगा, और लोगों का ज़्यादा ग्रोथ होगा तब कल्याण होगा। जब कल्याण होगा इसका वास्तविक मतलब ये होगा कि उनकी नीड पूरा होगी और अपने जो भी भौतिक नीड है उसको पूरा करेंगे वहाँ के लोग। ये महात्मा गांधी कहते, लेकिन मार्क्स कहता है ऐसा नहीं है।
वह एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो आप कह रहे हैं, वह एक प्रकार का लोगों को अगर देखा जाए, लेबर क्लास को, तो एक प्रकार का फूल बनाने की प्रक्रिया है। वह ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उस कैपिटल लोग जो कैपिटल जो है, जो आप ज़्यादा कैपिटलिज्म यहाँ पर जो एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, इसका मतलब उसका ग्रोथ और बढ़ रहा है। ठीक है, आपने एक पल के लिए मानते हैं कि आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया, लेकिन क्या जो उसका वास्तविक नीड है, आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या उसका कुछ सर्टेन पार्ट आप उस क्लास के लिए दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। एक मार्क्स करता है। तो इसलिए दोनों का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आकर के मिल जाता है। एक यहाँ पर सपोर्ट करता है कैपिटलिज्म का, तो दूसरा जो होता है वह इसका अपोज करता है। उसके बाद बात करेंगे डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का क्या कहानी है। देखिए, दोनों सोशलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि, लेकिन ये बोलते हैं कि जो भी है हमारे पास, जो भी सिस्टम है हमारे पास अभी जो चल रहा है, जब कोई भी कंट्री जब आज़ाद होता है तो उस समय एक चाहिए कि उसका एक रूल रेगुलेशन डेवलप हो, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो सिस्टम चले। तो गांधी ये कहते हैं कि हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, लेकिन वह बाय वोटिंग सिस्टम हो, जिसमें जनता एग्री हो, जनता के प्रति वायलेंस न करे। जैसे जितने भी, जैसे मानते हैं कि जैसे भारत आज़ाद हुआ उस समय सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को अगर देखा जाए तो काफ़ी अप डाउन की सिचुएशन डेवलप हुआ था उस समय। आज जब उस समय का जब काफ़ी सिचुएशन जब डेवलप हुआ था तो धीरे धीरे आरक्षण का सिस्टम लाया गया। और आरक्षण का सिस्टम अगर आज के समय में और 1950 के सिचुएशन से अगर इसको अगर मैच कराने का प्रयास किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिला है। लेकिन उसी समय आप देखिएगा 1948-49 के आसपास अगर आप चाइना भी, वहाँ पर क्या होता है कि आप फ्रीडम उसको मिलता है, जब फ्रीडम उसको वहाँ पर जब मिलता है तो क्या ग्रोथ तो हुआ वहाँ पर, एक पल के लिए मानते हैं, लेकिन क्या वहाँ का एक जो जितने लोग हैं उनकी एक इंडिपेंडेंट फ्रीडम है क्या? नहीं है। यहाँ पर देखिए, मार्क्स जो है, मार्क्स डिक्टेटरशिप का भी बात नहीं करता, लेकिन अगर मानते हैं कि अगर लेनिनवाद का अगर थोड़ा सा कंसेप्ट अगर मार्क्सिज्म के साथ अगर इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसमें एक डिक्टेटरशिप की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ पल के लिए आ जाती है वहाँ पे। अगर उनको अगर थोड़ा सा कंसिडर अगर करते हैं तब जाकर के वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप डेवलप होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर यूएसएसआर को आप देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं। कुछ कुछ पल के लिए आप अगर देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कम्युनिस्ट कंट्री जो ईस्टर्न यूरोप में आई वो भी कोलेप्स कर गई कुछ पल के लिए। लेकिन अभी के समय में अगर देखा जाए यूएसएसआर भी कोलेप्स हुआ, लेकिन अभी के देखा जाए जैसे क्यूबा हो गया आपका, चाइना हो गया, और कुछ बहुत ना के बराबर कंट्री हैं जो अभी कम्युनिस्ट को लेकर के चल रहा है। तो यही कुछ मेरे ख्याल से मुद्दा था मार्क्सिज्म और गांधीज्म के जो भी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है। अगर अगर कंक्लूजन पाया जाए कि रियल में क्या है, तो चाहे वो गांधी हो चाहे वो मार्क्स हो, मार्क्स अपने पूरे समय में यह प्रयास किया है बताने का, उसने ये भी स्पष्ट किया है जहाँ गांधी और मार्क्स जहाँ इसी पॉइंट पर इक्वल होते हैं। दोनों का मानना है कि एक ऐसा समय आएगा, जो अभी के समय में आप देखिए किसी भी कंट्री को रैंडम उठाइए, वहाँ पर एक डेमोक्रेसी है, कहीं कम्युनिस्ट है, वट एवर एनीथिंग, कुछ भी है, लेकिन इन लोगों का मानना है कि एक ऐसा समय आएगा
जब जहाँ पर कोई नहीं किसी का हेड होगा और प्रॉपर सिस्टम इम्प्रॉपर बैलेंस के साथ चलती रहेगी। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा रहा। और जब जब मेरे को कुछ जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों समक्ष कुछ बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँ। तो थैंक यू।